हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स की जो बुक है उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में सभी चैप्टर्स के जो मेन क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड है। इस वीडियो में हम बेसिकली 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर के पर्पज़ से काफ़ी यूज़फुल हैं। और ये वीडियो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए है, फॉर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Discuss the foundational aspect of human inquiry and its systematic extension into social science and political research. How does the epistemological debate between quantitative and qualitative analysis shape political inquiry, and what are the challenges political scientists face in maintaining objectivity? इस क्वेश्चन में बेसिकली ह्यूमन इंक्वायरी के जो बेसिक एस्पेक्ट है उनको हमें डिस्कस करना है और कैसे ये सिस्टमेटिकली सोशल साइंस और पॉलिटिकल रिसर्च में यूज़ होते हैं। और साथ ही इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालाइज के बीच में एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी को कैसे शेप दी जाती है, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट को क्या ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने में कौन से चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में पढ़ना है। Human inquiry is an initiate process driven by curiosity, observation, questioning, and reasoning, aiming to understanding the world around us. This natural drive is systematically extended in social science research, which employs scientific method to study human behavior, societal structure, and cultural phenomena to produce reliable and verifiable knowledge. ह्यूमन इंक्वायरी का मतलब है इंसान की क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पूछना, ऑब्ज़र्व करना और रीज़न लगाना ताकि वो अपने आसपास की जो दुनिया है उसको समझ सके। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है जो सोशल साइंस रिसर्च में सिस्टमेटिकली यूज़ होती है। मतलब रिसर्चर्स साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी के रूल्स और कल्चर को स्टडी करते हैं ताकि रिलायबल और वेरीफाइड नॉलेज को बनाया जा सके। पॉलिटिकल इंक्वायरी में एक स्पेशल ब्रांच है जो स्पेसिफिकली पावर स्ट्रक्चर यानी कि कौन पावर में है, गवर्नेंस की किस तरीके से रूल किया जाता है, और पॉलिटिकल बिहेवियर जैसे कि लोगों का पॉलिटिकल एक्शन क्या होगा इसको समझने के लिए है, जिसमें एक्सप्लेन करना होता है और प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है कि इससे पॉलिसी मेकिंग और डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन कैसे लिए जा सके। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिबेट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करती है कि हम पॉलिटिकल रिसर्च में किस अप्रोच से नॉलेज लेते हैं। नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स के थ्रू या फिर लोगों के एक्सपीरियंस और मीनिंग्स के थ्रू। पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए चैलेंजिंग होता है कि वो अपने पर्सनल बेसिस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से दूर रहें और ऑब्जेक्टिविटी फैक्ट्स को स्टडी करें, जो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि पॉलिटिक्स में हमेशा वैल्यूज़ और ओपिनियंस इन्वॉल्व होते हैं। Quantitative research, rooted in positivism, it seeks to explain and predict social phenomena by collecting and analyzing numerical data to identify pattern and establish causal relationships. ये रिसर्च जो है वो पॉजिटिविज्म थ्योरी पर बेस्ड है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसका जो मेन गोल है वो होता है सोशल प्रॉब्लम्स या फिनोमेना को एक्सप्लेन करना और प्रिडिक्ट करना नंबर्स और डाटा के थ्रू। इसमें रिसर्चर जो है वो डाटा कलेक्ट करके एक पैटर्न फाइंड करते हैं और उसके कॉज इफ़ेक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं। इसकी कुछ टेक्निक्स है, जो टेक्निक्स इंक्लूड होती है इसमें कुछ, जैसे कि सर्वेज, एक्सपेरिमेंट, ओपिनियन पोल्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि हाई रिलायबिलिटी एंड रिप्लेसिबिलिटी, जैसे कि रिज़ल्ट बार बार सेम आते हैं अगर रिपीट किए जाए जो भी टेक्निक्स है इन सबको। मेजरेबल डाटा, सिर्फ वो डाटा जो नंबर्स में यूज़ हो उस पर काम होता है। अलाउ फॉर फाइंडिंग टू बी जनरलाइज्ड टू लार्ज पॉपुलेशन, जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं उनको बड़े पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि जो सर्वेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड लेवल पर होते हैं। फैसिलिटेट्स द टेस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, स्पेसिफिक थ्योरीज टेस्ट करने में जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो हेल्प करती है। वैल्यूड फॉर इट्स ऑब्जेक्टिविटी ड्यू टू रिलायंस ऑन मेजरेबल डाटा, इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो काफ़ी न्यूट्रल होती है क्योंकि ये जो रिसर्च है क्वांटिटेटिव रिसर्च ये बेसिकली नंबर पर बेस्ड होती है।
Second is quantitative research. Linked with interpretivism, it focuses on understanding the meaning and experiences behind social phenomena, emphasizing context and subjective interpretation. Techniques include in-depth interviews, focus group participant observation and document analysis. जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये इंटरप्रिविटिज़म से लिंक्ड है. इसका जो फोकस है वो होता है मीनिंग और एक्सपीरियंस को समझना. जो लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सबको अंडरस्टैंड करना. ये कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्टिव ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये काफ़ी सब्जेक्टिव है और इसमें जो इंटरप्रिटेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस होती है. इसमें कुछ टेक्निक्स इंक्लूड होती हैं जो कि है इन डेप्थ इंटरव्यू, किसी का बहुत गहराई में इंटरव्यू करना, और फोकस ग्रुप क्रिएट करना जो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस. It provides rich detailed data capturing the complexity of social context and allowing flexibility in the data collection. Limitation include subjectivity in interpretation and limited generalizability. इसमें जो डाटा है वो काफ़ी रिच एंड डिटेल होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और जो सोशल कॉन्टेक्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये जो रिसर्च है उसको भी कैप्चर करती है, और इस डाटा में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है, जैसे कि रिसर्चर जो है वो इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की जो हमारा सब्जेक्ट है वो बेसिकली किस टॉपिक पर बेस्ड है और उसमें क्या रिसर्च करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. Quantitative research uses number and statistics. It collects data using surveys or polls and then analyze that data to find pattern or result. जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करती है. इसमें डाटा सर्वेज या पोल के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डाटा को एनालाइज करके पैटर्न क्रिएट किए जाते हैं और उससे रिजल्ट निकाले जाते हैं. एग्जांपल के लिए अगर हमें पता करना है कि कितने लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से पूछकर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. ये मेथड साइंटिफिक होता है और न्यूट्रल होता है. और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली लोगों की फीलिंग, एक्सपीरियंसेस और ओपिनियन समझने पर फोकस करती है. ये इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशन और डॉक्यूमेंट पढ़कर किए जा सकते हैं. सिर्फ जो रिसर्च है वो इन सब चीज़ों पर ही बेस्ड होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में. एग्जांपल के लिए अगर हमें समझना है कि फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं तो हम उनसे फील्ड में मिलकर बात करते हैं और उनके जो व्यूज़ हैं उनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. Both methods are useful. Quantitative give us fact and number, while qualitative give us the reason and story behind those facts. Many researchers use both together to get a better understanding. दोनों मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्वांटिटेटिव मेथड हमें फैक्ट्स और नंबर प्रोवाइड कराता है, वहीं क्वालिटेटिव मेथड हमें रीज़न और स्टोरीज़ प्रोवाइड कराता है कि जो भी फैक्ट है उसके पीछे क्या स्टोरीज़ हैं. रिसर्च में अक्सर ये दोनों कंबाइन करके भी यूज़ किए जा सकते हैं ताकि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले किसी भी टॉपिक की रिसर्च पर. Question number 2. Detail the critical step involved in conceptualizing a research project in political science. इस क्वेश्चन में हमें जो conceptualizing a research project है उसके बारे में पता करना है कि क्या जो critical step है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन political science research. जैसे कि हमें इसमें review of literature के बारे में पढ़ना है, formulation of research problem, इन सब को एग्जामिन करना है और इनके क्या मतलब इनके जो स्टेप है उनके बारे में पढ़ना और किस तरीके से ये पॉलिटिकल साइंस रिसर्च को कॉन्सेप्चुलाइज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं और क्या इनकी वैलिडिटी ऑफ रिसर्च है और कितने ये वैलिडेट हैं उसके बारे में पढ़ना है. Conceptualizing research is a foundational stage in political science, ensuring a structured and rigorous approach to inquiry. Conceptualizing research involves forming a clear and focused direction for a study. It starts with identifying a broad area of interest and narrowing it down into a research problem. This phase is critical because it determines the overall path and purpose of the research. It involves critical steps.
जो कॉन्सेप्चुलाइजिंग रिसर्च जो है वो एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है पॉलिटिकल साइंस रिसर्च में। ये बेसिकली इंश्योर करती है कि रिसर्च स्ट्रक्चर्ड हो और सिस्टमेटिक तरीके से ली जाए, जिससे कि जो भी ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है उसको नैरो कर सके और जो भी उसकी रिसर्च प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई कर सके। ये जो फेस है ये काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है इन दी पर्पस ऑफ रिसर्च। इसके कुछ क्रिटिकल स्टेप हैं जैसे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है ये फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें रिसर्चर दिखाते हैं कि किस टॉपिक कि इस टॉपिक पर पहले क्या रिसर्च हो चुकी है, कहाँ नॉलेज में गैप है और कैसे उस गैप को फिल किया जा सकता है। यानी कि जो भी रिसर्च हुई है उसमें हमें गैप्स को आइडेंटिफाई करना होता है, जिससे कि हम अपनी जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसमें उस गैप को बता सकें और उन गैप्स को फिल कर सकें। ये स्टेप रिसर्चर्स को एग्जिस्टिंग थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझने में बेसिकली हेल्प करता है। पहले से पब्लिश्ड काम को पढ़ने से डुप्लीकेशन अवॉइड होती है, यानी कि जो भी सेम चीज़ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती अगर हम वो चीज़ पहले से ही पब्लिश है किसी भी रिसर्च में। ये स्टेप रिसर्चर को करेक्ट मेथोडोलॉजी चूज़ करने और अपने रिसर्च क्वेश्चन को रिफ़ाइन करने में हेल्प करता है। Formulation of a research problem. A well-defined research problem is the cornerstone of any study as it provides a clear focus for the investigation. This process begins with the observation and questioning followed by refinement to ensure the problem is clear, focused and significant. For example, a researcher might identify the impact of social media on political participation as a research problem. A clearly articulated problem statement guides the entire research process from data collection to analysis. जो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है इसमें रिसर्च प्रॉब्लम बनाना एक रिसर्च प्रोजेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये पूरी स्टडी का फोकस डिसाइड करती है। रिसर्च प्रॉब्लम जो है प्रोसेस जो है इसका स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग से। मतलब रिसर्चर देखता है कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम है या फिर गैप है, ये फिर जो रिसर्चर है वो उस प्रॉब्लम को रिफ़ाइन करके क्लियर और स्पेसिफिक डिफ़ाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर रिसर्चर देखना चाहता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर किस हद तक है तो वो उसको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में डिफ़ाइन करेगा। एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च के हर स्टेप को गाइड करती है, डाटा कलेक्शन से लेकर एनालिसिस तक, जिसमें कि हमें जो भी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है उसके बारे में अच्छे से पता चल सके पूरे रिसर्च प्रोसेस में। Farming research question. Once a research problem is identified, researcher formulate to a specific research question that guide their investigation and help collect relevant data. Good researcher question are clear, focused and answerable within the scope of study. Different types of question serve different purposes. फार्मिंग रिसर्च क्वेश्चन, जब रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड हो जाती है तब जो रिसर्चर है वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाता है। ये क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जो गुड रिसर्च क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली क्लियर और फोकस्ड होते हैं और स्कोप के अंदर स्टडी होती है इनकी, और जो क्वेश्चन होते हैं ये आंसरेबल होते हैं। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन हैं, जैसे कि फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन, यूज़ फॉर न्यू और अनएक्सप्लोर्ड एरिया। नए या जो भी नया रिसर्च टॉपिक है उसमें उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उस एरिया को समझने के लिए यूज़ होता है। या फिर कोई भी टॉपिक जो कम रिसर्च किया गया है उसके बारे में एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए नए वोटर्स सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एम टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और फिनोमिना। पॉपुलेशन या फिनोमिना के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए इसमें कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कितने लोग पॉलिटिकल पोस्ट को शेयर करते हैं, ये सब देखना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आता है।
थर्ड इज़ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, सीक टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन होते हैं वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए होते हैं। एग्जांपल के लिए सोशल मीडिया यूज़ से वोटिंग का टर्नआउट कितना बढ़ा है, ये मतलब इसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है कि कितने ये जो परसेंटेज है उसमें इंक्रीजमेंट हुई है। These questions often led to the development of testable hypothesis and the operationalizable of variables. इन क्वेश्चन से टेस्टेबल हाइपोथेसिस बनते हैं और वेरिएबल्स को डिफाइन किया जा सकता है, मतलब कौन सी चीज़ें मेजर करनी है, इन सब के बारे में रिसर्च होती है। ये जो स्टेप है ये रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड बनाता है और इंश्योर करता है कि स्टडी का पर्पस क्लियर हो। Sources and citation. Citing sources properly is very important in research. It shows honesty in your work and gives credit to the people whose idea you used. This help avoid plagiarism, copying someone else's work without permission, and make it easier for others to check your research or learn more from it. There are three main type of sources. रिसर्च में सोर्स को प्रॉपरली साइट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें ये शो करता है कि आप ऑनेस्ट हो और जिस ऑथर या रिसर्चर की आपने जो भी वर्क यूज़ किया है आप उसको क्रेडिट दे रहे हो उसके काम का, कि आपने ये बेसिकली एक किसी और की रिसर्च को अपने जो भी रिसर्च है उसमें यूज़ किया और आपने उसको क्रेडिट भी दिया है उसका। इससे प्लेगरिज्म यानी कि बिना परमिशन के किसी और का काम कॉपी करना जो होता है उसको उसमें अवॉइडेशन होती है और दूसरे लोग आपकी रिसर्च को वेरीफाई कर सकते हैं और उसको आगे स्टडी कर सकते हैं। इसके बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ सोर्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सोर्स, ओरिजिनल मटेरियल्स लाइक इंटरव्यू, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और सर्वे डाटा। ओरिजिनल मटेरियल जैसे कि इंटरव्यूज़, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और सर्वे डाटा जो है वो प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्सेज, एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज जैसे रिसर्च पेपर, जर्नल आर्टिकल्स। थर्ड इज़ टेरिटरी सोर्सेज, जर्नल समरीज जैसे इंसाइक्लोपीडियाज़ या फिर टेक्स्ट बुक्स। Researcher need to follow proper citation style like using in-text references and a list of sources at the however citing can be tricky, some challenges included. रिसर्चर्स को जो है बेसिकली प्रॉपर सिटेशन स्टाइल यूज़ करना चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट में उन्हें रेफरेंस देनी चाहिए कि उन्होंने कहाँ का किस बुक का या फिर किस रिसर्च का टेक्स्ट यूज़ किया है और उसकी लिस्ट ऑफ सोर्सेज लास्ट में प्रोवाइड करानी चाहिए। साइटिंग ऑफ सोर्सेज जो है वो काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है। इसमें कुछ कॉमन चैलेंजेस जो है वो इंक्लूड हैं, जैसे कि फाइंडिंग ट्रस्ट वर्दी एंड गुड क्वालिटी सोर्सेज, जैसे कि हमें ट्रस्ट वर्दी और हाई क्वालिटी सोर्स को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर सोर्स जो है रिलायबल नहीं हो सकता किसी भी इंफॉर्मेशन में, उसमें कभी ना कभी कुछ गैप्स हो सकते हैं। डिफरेंट रेफरेंसेस, कीपिंग ट्रैक ऑफ मैनी डिफरेंस रेफरेंसेस, उसमें अलग अलग ट्रैक्स को रखना जिससे कि हम रेफरेंसेस के डिफरेंस को एनालाइज कर सकें। स्टेइंग कंसिस्टेंट इन हाउ यू साइट स्पेशली व्हेन वर्किंग विद अदर्स और यूजिंग इंटरनेशनल सोर्सेज, इसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिटेशन स्टाइल एक जैसे रखना चाहिए, चाहे वो हम सोलो मतलब जब हम अकेले काम कर रहे हो या फिर किसी टीम वर्क में काम कर रहे हो। Doing it all this properly make the research strong, honest and reliable. It also connect your work with the other experts have already studied and to keep their work clear and professional. प्रॉपरली साइट करने से रिसर्च जो है हमारी स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट और रिलायबल बनती है। ये हमारे जो काम है उसको दूसरे लोगों से कनेक्ट करती है, जिससे कि बाकी जो एक्सपर्ट्स का काम है मतलब जो भी आपकी रिसर्च है वो काफ़ी प्रोफेशनल है और एक्सपर्ट है, जिससे कि जो लोग हैं वो स्टडी कर सकें। Question number 3. Discuss the application of
empirical methods in understanding voting behavior in India with a specific focus on surveys and statistical analysis. What are the key contribution of these methods and what challenges arise when integrating quantitative and qualitative data in this context? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें डिस्कस करना है कि इंडिया में वोटिंग बिहेवियर समझने के लिए एम्पेरिकल मेथड जैसे कि सर्वेज और स्टैटिकल एनालिसिस किस तरीके से यूज़ होते हैं और इन मेथड्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, और जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा को मिक्स करते हैं तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में. To understand how people vote in India, researchers often use empirical method, which means collecting and studying data to answer question or test ideas. Because India is such a diverse country with many region, language, religion, and communities, these methods are very useful to understand voting pattern and public opinion. How surveys and statistics help measuring political behavior. इंडिया में अगर हमें लोगों के वोटिंग पैटर्न को समझना है तो उसके लिए जैसे कि जो रिसर्च है एम्पेरिकल मेथड्स के, हमें एम्पेरिकल मेथड को यूज़ करना होगा रिसर्च के लिए, जिसे आज के टाइम में रिसर्चर यूज़ करते हैं. इसका मतलब होता है डाटा कलेक्ट करना और उस डाटा को एनालाइज करके क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करना या फिर आइडियाज़ को टेस्ट करना. इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिलीजन, लैंग्वेजेस, रीजन और कम्युनिटीज़ अलग अलग हैं, इसलिए मेथड्स हेल्पफुल होते हैं और वोटिंग पैटर्न और पब्लिक ओपिनियन को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. जैसे कि इसमें सर्वेज और स्टैटिस्टिक्स जो है हमें मेजरिंग ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि सर्वेज से हम मेजर कर सकते हैं कि कितने लोग वोट करते हैं और कौन सी पार्टी को वो प्रेफर करते हैं, और उनके जो पॉलिटिकल ओपिनियन है हम उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये डाटा रिसर्चर्स को रियल फैक्ट बेस्ड ट्रेंड्स बताती हैं और मदद करती है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर में जो भी पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई कर सकें. Knowing what voter want. By studying exit poll surveys and data about age, caste, religion, income, etc., we can figure out why people vote in a certain way. For example, we might learn that the voter from certain backgrounds support particular parties. Knowing what वोटर वांट्स में हम एग्जिट पोल सर्वेज और डाटा जैसे कि एज, कास्ट, रिलीजन, इनकम, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोग एक पर्टिकुलर वे में ही वोट क्यों करते हैं. एग्जांपल के लिए हम इसमें समझ सकते हैं कि कास्ट या रिलीजन के किसी भी कास्ट या रिलीजन के जो वोटर्स हैं वो एक स्पेसिफिक पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं और क्या उनका सर्टेन बैकग्राउंड है जिसकी वजह से वो उन पार्टीज़ को प्रेफर करते हैं. स्टडिंग लार्ज स्केल डाटा. रिसर्चर जो है बहुत साल के इलेक्शन डाटा देखते हैं ताकि समझ सके कि चीज़ें कैसे चेंज हो सकती हैं और किस फ्लो में चेंज होती हैं. जैसे कि रीजनल पार्टीज़ के राइज या वोटर टर्नआउट में टाइम के साथ क्या नए शिफ्ट आए हैं. और फाइंडिंग व्हाट अफेक्ट वोटिंग, जिसमें नंबर्स का यूज़ करके रिसर्चर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वोटिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं. जैसे कि एजुकेशन, इनकम या सोशल आइडेंटिटी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं किस तरीके से वोटिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं. एग्जांपल के लिए एक स्टडी बता सकती है कि एजुकेटेड लोग ज़्यादा वोट करते हैं, वहीं जो अनएजुकेटेड है वो कम वोटिंग जैसे जो मेथड है उनको कम प्रेफर करते हैं. Challenges in combining numbers with story. While numbers, quantitative data are useful, they don't tell the full story. To understand the deeper research behind people's choice, researchers also use qualitative method like interviews or field work. Mixing both types of research is helpful but also tricky. नंबर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो पूरी स्टोरीज़ नहीं बताते जो कि क्वांटिटेटिव डाटा में यूज़ होते हैं. वोटिंग बिहेवियर को समझने के लिए जो वोटर हैं उनके डीपर रीज़न को समझने के लिए हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे कि इंटरव्यूज़ और फील्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है. इन सब चीज़ों पर स्टडी करना जिससे कि हम एक कंक्लूजन निकाल पाए. दोनों को मिक्स करना काफ़ी हेल्पफुल है लेकिन ये काफ़ी ट्रिकी मेथड भी है साथ में. breadth versus depth. Numbers show big pattern but they can miss small personal details. On the other hand, personal stories give depth but may not apply to everyone. Combining both needs careful planning.
नंबर्स जो है वो हमें बिग पैटर्न शो करते हैं जो कि क्वांटिटेटिव डाटा में होते हैं, लेकिन ये जो है छोटी और पर्सनल डिटेल्स को मिस कर देते हैं। और वहीं पे क्वालिटेटिव डाटा में जो स्टोरीज़ है वो डेप्थ में बताई जाती है, और लेकिन वो सभी पर अप्लाई नहीं हो सकती जो भी हमारी रिसर्च है। तो इसलिए दोनों को केयरफुली जो है हमें प्लानिंग करना होता है, जिससे कि हम एक बैलेंस मेंटेन कर सके। डूइंग इट राइट, both kind of research need to be done properly. If one part is weak, the whole study might not be trusted. क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों को प्रॉपरली हमें डिज़ाइन करना होता है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी एक भी पार्ट वीक हो तो जो हमारी पूरी स्टडी है वो अनरिलायबल हो सकती है। बैलेंसिंग व्यूज़, stories can be subjective based on opinion while data feels more objective based on facts. It's important to balance both fairly. स्टोरीज सब्जेक्टिव होती हैं, जैसे कि ओपिनियंस डाटा जो है इन सब पर बेस्ड होती है और ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगती है, लेकिन दोनों को एक फेयर बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। मैचिंग कंसेप्ट्स, समटाइम इट्स हार्ड टू कनेक्ट डाटा from survey with observation from the field, especially when the terms or concept don't match exactly. कभी कभी सर्वेज़ के जो डाटा और फील्ड ऑब्जर्वेशन है इनको मैच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टर्म्स या कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाते। इससे इंटरप्रिटेशन जो है वो काफ़ी ट्रिकी हो जाती है, जो कि हमारी स्टडी को एक तरीके से अनरिलायबल बना सकती है। Question number 4. Examine the contribution of discourse analysis and ethnography as qualitative method in political science. Provide example of how each method illuminates aspect of political life, particularly in the Indian context, that might not be fully captured by other research methods. इस क्वेश्चन में हमें डिस्कोर्स एनालिसिस और एथनोग्राफी जैसे क्वालिटेटिव मेथड्स जो पॉलिटिकल साइंस में यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, किस तरीके से वो यूज़ होते हैं, और इनके एग्जांपल भी बताने हैं कि ये मेथड्स पॉलिटिकल लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को समझने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और ख़ासकर जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है इसमें किस तरीके से ये जो है यूज़ होते हैं, जो कि अदर जो रिसर्च मेथड है वो इसमें रिसर्च कंप्लीटली नहीं कर पाते, मतलब वो फुली कैप्चर नहीं होते इंडियन कॉन्टेक्स्ट की रिसर्च में। समटाइम नंबर्स अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स। नंबर्स जो डाटा है वो हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर और लोगों के एक्सपीरियंस, जो कि इन सब से पॉलिटिक्स जो है वो जुड़ी हुई है। इसलिए क्वालिटेटिव मेथड जैसे डिस्कोर्स एनालिसिस और एथनोग्राफी के जो मेथड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमें डीपर मीनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोकल कॉन्टेक्स्ट और रियल लाइफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस को समझ सकें। ये मेथड स्पेशली डाइवर्स कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग लैंग्वेजेस है और उनकी आइडेंटिटी भी अलग है। डिस्कोर्स एनालिसिस, स्टडिंग पॉलिटिकल लैंग्वेज, what it does. Discourse analysis look at how language is used in politics. It's not just about what politicians say, but how they say it, what word they choose, and what messages or ideas are hidden in their speeches or writing. This method help us understand how politicians create national identity, how they try to influence public opinion, how they frame political issue to get support or silence critics. डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो दिखाता है कि पॉलिटिकल लैंग्वेज किस तरीके से यूज़ होती है। ये सिर्फ यही नहीं दिखाता कि पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, बल्कि ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं इस रिसर्च में कि उनका बोलने का क्या तरीका था, वो कौन से वर्ड्स को चूज़ करते हैं, कौन सा जो स्पेसिफिक मैसेज है वो उनकी स्पीच में हाइड होता है, और किस तरीके से नरेटिव क्रिएट करते हैं वो अपनी स्पीचेस और राइटिंग्स में। ये हेल्प करते हैं समझने में कि कैसे पॉलिटिशियन नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। एग्जांपल के लिए स्पीच में जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एम्फेसाइज करके एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी बनाना मतलब बनाते हैं वो। और सेकेंड इज़ कैसे पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जांपल के लिए इलेक्शन कैंपेन में स्पेसिफिक स्लोगन या फिर प्रोमिसेस का यूज़ करके लोगों के इमोशंस को टारगेट करते हैं।
थर्ड इज़ कैसे वो पॉलिटिकल इशू को फ्रेम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी पॉलिसी को नेशन बिल्डिंग के नाम पर जस्टिफाई करना है, या फिर क्रिटिक्स को एंटी नेशनल का लेबल मतलब एंटी नेशनल कहना, ऐसे लेबल यूज़ करके ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कोर्स करते हैं, मतलब डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू हम समझ सकते हैं। अगर हम डिस्कोर्स एनालिसिस का एग्जांपल लें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हम देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की स्पीचेस को एनालाइज करके हमें ये पता चल सकता है कि वो लैंग्वेज का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि लोगों से इमोशनली कनेक्ट करने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाने के लिए, और यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, या फिर कुछ ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर है, वो इलेक्शन में ऐसी स्पीचेस यूज़ करते हैं। ये दिखाता है कि मतलब रियोटिक यानी कि परसुएसिव लैंग्वेज पॉलिटिक्स में एक पावरफुल टूल है, जिससे कि हम जो पीपल हैं उनके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सके। एथनोग्राफी, स्टडिंग पॉलिटिक्स बाय लिविंग इट, व्हाट इट डज। एथनोग्राफी इज अबाउट गोइंग इनटू द फील्ड, लिविंग विद और क्लोजली ऑब्जर्विंग पीपल टू अंडरस्टैंड their everyday political life. It involved direct observation, interview, participating in local events और meetings. एथनोग्राफी क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि फील्ड में जाना और लोगों के बीच में रहकर उनकी पॉलिटिकल लाइफ को ऑब्जर्व करना। ये मेथड लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को समझने के लिए यूज़ होता है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर्स जो हैं वो गांव या फिर किसी भी मोहल्ले या पॉलिटिकल रैलीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली, वहाँ पर जाकर इंटरव्यूज़, लोगों से बात कर सकते हैं, उनके जो भी पब्लिक ओपिनियन है उनको एनालाइज कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन लोकल इवेंट्स, जैसे कि पंचायत मीटिंग्स, प्रोटेस्ट या लोकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो रिसर्चर है वो ग्राउंड रियलिटी को समझ सकते हैं। बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाइवर्सिटी इन कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कास्ट, रिलीजन और रीजन, सबके पॉलिटिकल जो बिहेवियर है वो काफ़ी अलग अलग है। एथनोग्राफी का जो मेथड है वो हमें ये समझाने में हेल्प करता है कि लोग वोट कैसे डिसाइड करते हैं, उनके लिए कौन से इश्यूज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और पॉलिटिक्स उनके रोज़मर्रा की लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करती है। इस सब चीज़ों को हम एथनोग्राफी की जो स्टडी है उससे हम समझ सकते हैं। अगर हम एथनोग्राफी मेथड का कोई एग्जांपल लें, तो उसमें जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया है इसमें, अगर कोई रिसर्चर किसी विलेज पंचायत या फिर लोकल काउंसिल के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो वो देखेगा कि डिसीजन जो है सिर्फ ऑफिशियल रूल्स पर ही बेस्ड नहीं होते, उस पर ही मतलब डिसीजन नहीं लिए जा सकते ऑफिशियल रूल्स पर। डिसीजंस को काफ़ी फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि लोकल पावर स्ट्रक्चर, कौन विलेज में पावरफुल है उसके इन्फ्लुएंस से डिसीजन भी चेंज किए जा सकते हैं ग्राउंड लेवल पर। सेकंड इज जेंडर रोल, महिलाओं के पार्टिसिपेशन का लेवल या फिर जो उनके राइट्स हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज़ कास्ट डायनामिक, अलग अलग कास्ट के लोग जो हैं वो पावर को बैलेंस भी कर सकते हैं पॉलिसीज़ में, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, जैसे कि इसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है कास्ट डायनेमिक्स का किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में ग्राउंड लेवल पर। फोर्थ इज़ इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी रूल्स के अलावा इनफॉर्मल समझौते या फिर झगड़े भी फाइनल डिसीजन पर अफेक्ट डाल सकते हैं। This helps explain the real gap between what policies says and how they are carried out. एथनोग्राफी में हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं कि पॉलिसीज़ और रियलिटी में गैप जो होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं, जैसे कि लोकल पावर स्ट्रक्चर, जेंडर रूल्स, मतलब जो हमने पॉलिसीज़ बनाई है वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होते हुए उनमें कुछ इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जिससे वो चेंज की जा सकती है। ये मेथड जो है वो इन गैप्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन से गैप है जिनकी वजह से रियल लाइफ में जो पॉलिसीज़ हैं वो उस तरीके से कैरिड आउट नहीं हो पा रही जो उनका प्रॉपर वे होना चाहिए था।
In short, both discourse analysis and ethnography give us a deeper, more human understanding of politics. While data and numbers show broad patterns, these methods reveal the stories, beliefs, power struggle, and everyday realities behind the political actions, something especially important in a complex society like India. डिस्कोजर एनालिसिस और एथनोग्राफी दोनों ही हमें पॉलिटिक्स का एक डीपर और ह्यूमन पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि हमें डाटा और नंबर्स जो है वो ब्रॉड पैटर्न्स के साथ शो होते हैं, जिससे और वहीं पर जो क्वालिटेटिव मेथड है वो हमें उन्हीं डाटा के पीछे की जो भी स्टोरीज़ हैं, बिलीव्स हैं, पावर स्ट्रगल हैं और जो भी रियलिटीज़ हैं बिहाइंड पॉलिटिकल एक्शन, उनके बारे में बताता है, जो कि इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Question number 5. Explain the concept of methodological integration in political research, highlighting why combining quantitative and qualitative approach provide a more comprehensive understanding of political issues. Discuss how various methods including empirical studies, discourse analysis, and archival research and ethnography can be effectively integrated to analyze contemporary political issues in India. इसमें हमें डिस्कस करना है कि जो वेरियस मेथड है वो किस तरीके से मतलब इफ़ेक्टिवली यूज़ किए जा सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और एनालाइज करने के लिए इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. और इसमें हमें एक्सप्लेन करना है जो भी मेथोडोलॉजिकल इंटीग्रेशन है पॉलिटिकल रिसर्च में, वो किस तरीके से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच को कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल इशू प्रोवाइड कराती है अच्छे से. तो इसके बारे में हमें पढ़ना है. Methodological integration, also known as mixed method research, is the systematic combination of a qualitative and quantitative approach within a single study. This helps researchers get a fuller and deeper understanding of political issues. Methodological integration को basically mixed method research भी कहा जाता है. इसका मतलब होता है क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे कि इंटरव्यूज़, एथनोग्राफी, डिस्कोर्स एनालिसिस, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे कि सर्वे, स्टैटिस्टिकल डाटा और एम्पीरियल स्टडीज़ की जो अप्रोच है इनको एक ही रिसर्च में कंबाइन करना. इस कॉम्बिनेशन का बेनिफिट ये है कि रिसर्चर को एक फुलर और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है पॉलिटिकल इश्यूज़ को समझने के लिए. Why mixing method is helpful? Full picture holistic view. Political problem are complex. Using both types of method help shows the holistic view through data and explain the deeper meaning behind it through personal experiences or languages. इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से इन मेथड को मिक्स करना हेल्पफुल होगा. जैसे कि फर्स्ट इज़ फुल पिक्चर और होलिस्टिक व्यू. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, सिर्फ नंबर्स को ही देखकर हम उन्हें समझ नहीं सकते. जैसे कि क्वांटिटेटिव मेथड हमें डाटा और पैटर्न प्रोवाइड कराते हैं, वहीं क्वालिटेटिव मेथड हमें कॉन्टेक्स्ट और उसके जो भी उस कॉन्टेक्स्ट के जो भी डीपर मीनिंग है उसको हमें शो करते हैं. जैसे कि लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है और लैंग्वेज का क्या रोल है किसी भी फील्ड में जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं. दोनों को मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड की जाती है जिसे हम फुल पिक्चर या होलिस्टिक व्यू कह सकते हैं. क्रॉस चेकिंग रिजल्ट ट्रायंगुलेशन. जब हम अलग अलग मेथड का यूज़ करके रिज़ल्ट्स कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो भी फाइंडिंग्स है वो सही है या फिर स्ट्रॉन्ग है या नहीं. इन सब के बारे में हमें पता चलता है. इससे रिसर्च की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है. बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन जैसे कि लोग वोट क्यों देते हैं या पॉलिसीज़ ग्राउंड पर कैसे काम कर रही है सिर्फ डाटा या फिर कहानियों से समझे नहीं जा सकते. मिक्स्ड मेथड जो है हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, नंबर्स प्लस स्टोरीज़ और कॉन्टेक्स्ट. इससे जो टफ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है हमें उनके आंसर मिल सकते हैं. बैलेंस बिटवीन ब्रेथ एंड डेप्थ. बैलेंस पर्सपेक्टिव. क्वांटिटेटिव रिसर्च हमें ब्रेथ प्रोवाइड कराती है, लार्ज स्केल डाटा जैसे कि कितने लोग एक पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च हमें डेप्थ प्रोवाइड कराती है, उनके सपोर्ट क्या है, मतलब किस कारण के पीछे है, क्या उनके रीज़न है, क्या उनके इमोशन है, ट्रेडिशन या फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराती है. ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं जिससे कि रिसर्चर जो भी फाइंडिंग है उनको अच्छे से एनालाइज कर सके.
Example from Indian politics, studying the impact of government policies in rural areas. Quantitative data and surveys. You can run surveys to measure changes in things like income, access to health services, or school enrollment before and after policies implemented. क्वांटिटिव डाटा एंड सर्वेज में हम इनकम, हेल्थ सर्विसेज, स्कूल एनरोलमेंट जैसे इंडिकेटर्स मेजर कर सकते हैं, जैसे कि बिफोर और आफ्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्या जो डिफरेंसेस हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं. ये बताता है कि पॉलिसी ने मेजरेबल इम्पैक्ट डाला है या नहीं डाला. क्वांटिटिव एथनोग्राफी. Qualitative ethnography, researchers can visit village, observe daily life, talk to villagers, local leaders and officials. This helps them understand how the policy is actually working on ground, what problem people face, how politics or tradition influences result, why integration helps. रिसर्चर्स विलेज में जाकर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और ये बताते हैं कि पॉलिसी जो है ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम हो रही है, मतलब किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है और लोगों को क्या प्रॉब्लम्स उसमें उस पॉलिसीज़ में आ रही हैं और पॉलिटिक्स और ट्रेडिशन का क्या रोल है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में. इस तरीके से वो डाटा के पीछे की जो भी कहानी है उसको हम समझ सकते हैं. इंटीग्रेशन जो है हमें हेल्प करती है समझने में कि जो क्वांटिटिव डाटा है वो ये बताता है कि क्या हो रहा है, और वहीं क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ये बताती है कि जो भी इम्पैक्ट है वो किस कारण की वजह से हो रही है. दोनों को मिलाकर हमें एक क्लियर और रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो मिलती है, जो पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Understanding how political speeches and narrative have changed over time. Discourse analysis. Quantitative. Researchers study election speeches, manifestos, social media posts, etc. to see how leaders talk about identity, development और justice. Discourse analysis में researchers जो है leaders के election speeches, manifestos और social media post को analyze करते हैं और ये देखते हैं कि leaders identity, development, justice जैसे topics पर किस तरीके से बात कर रहे हैं. ये बेसिकली हमें बताता है कि लैंग्वेज का यूज़ कैसे पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है और टाइम के साथ कैसे बदला जा सकता है. आर्काइवल रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च. लुकिंग एट द ओल्ड कैंपेन मटेरियल्स फ्रॉम 10 to 20 years ago help show how political messages have changed over time. इसमें जो पुराने कैंपेन मटेरियल्स हैं, पोस्टर, स्पीचेस जो अराउंड 10 से 20 साल पुराने हैं, उनको स्टडी करके रिसर्चर जो है वो ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल जो भी मैसेज है उनका हिस्टोरिकल शिफ्ट क्या रहा है. इससे समझा जा सकता है कि कौन से मुद्दे जो है वो हमेशा से ही किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं. थर्ड इज़ कंटेंट एनालिसिस. रिसर्चर्स कैन काउंट how often certain words or topic appear in speeches. For example, how many time leader mention youth or nation. रिसर्चर्स स्पीचेस में काउंट करते हैं कि कौन से वर्ड्स या टॉपिक्स कितनी बार यूज़ किए गए हैं किसी भी लीडर्स के थ्रू, जैसे कि यूथ और नेशन डेवलपमेंट. ऐसे ये एग्जांपल के लिए कि कितनी बार यूज़ किए गए हैं. ये न्यूमेरिकल डाटा जो है प्रोवाइड करते हैं कि किन थीम्स पर ज़्यादा फोकस करना और कैसे उनके जो भी पैटर्न है वो बदल रहे हैं. वाई इंटीग्रेशन हेल्प. इसमें इंटीग्रेशन किस तरीके से हेल्प करती है, जैसे कि डिस्क्लोजर एनालिसिस में हमें मीनिंग पता चलता है, जो भी उनकी लैंग्वेज है, जो भी उनके थॉट्स हैं उनके बारे में, और ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी वर्ड्स हैं उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा है पब्लिक पर. आर्काइवल रिसर्च एड्स अ हिस्टोरिकल एंगल. इसमें जो आर्काइवल रिसर्च है वो ये बताता है कि जो ये चेंज है वो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है या फिर शॉर्ट टर्म चेंज है किसी भी स्पीच में. कंटेंट एनालिसिस क्वांटिफाइज चेंज शो पॉपुलैरिटी ऑफ सर्टेन आइडियाज़ ओवर टाइम. ये तीनों मेथड बताते हैं कि पॉलिटिकल टॉक जो है वो लोगों के सोचने और वोट करने के तरीके को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है, जिससे कि जो भी रिज़ल्ट है उसमें चेंज लाया जा सके.
जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है वो बेसिकली किसी भी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग, रिचर और मोर कनेक्टेड फील कराता है इन रियल लाइफ पर्सपेक्टिव में, जिससे कि हम किसी भी जो भी रिसर्च है उसकी रिलायबिलिटी उसको एक तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी को रिलायबल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो जो थी इसकी वन शॉट वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।